नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि साम दाम दंड भेद, ये चार चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यहाँ तक आती रही हैं। अब साम के बाद में दूसरी जो शब्द आता है वो होता है दंड। अब दंड व्यवस्था जब आती है तो दंडधर की बात आती है, तो राजन्य वर्ग की बात आएगी तो राजा की बात आएगी, और साथ साथ में उसके दंडधर, जिसको आज हम कहें बात करें तो पुलिस विभाग की बात भी आ सकती है। पुलिस विभाग की अगर मैं बात करूं तो दो तरह की चीज़ें एक मन में आती हैं। आप याद करेंगे, जो लोग बचपन में गणित के अध्यापकों से पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ निकल के सामने आती थी। गणित के मास्टर जी हैं, हाथ में एक डंडा होगा और चेहरे पर ऐनक होगी और कुछ उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे। पुलिस के बारे में भी लोगों के मन में कुछ इसी तरीके की इमेज बन करके दिखाई देती है। लेकिन क्या वाकई में आज जिस तरीके की कानून व्यवस्था में प्रगति देखी जा रही है, या उसमें से उस व्यवस्था में किसी भी तरीके के परिवर्तन देखे जा रहे हैं, उन परिवर्तनों में पुलिस की सॉफ्ट इमेज, एक सौम्य इमेज भी एक माइलस्टोन जो है वो बनती जा रही है। यानी कि अब हम बदल रहे हैं। केवल हम नहीं बदल रहे, हमारी व्यवस्था भी बदल रही है। हमारी पुलिस की व्यवस्था, पुलिस का आमजन के साथ में सरोकार, रिश्ता, संबंध, उसमें मधुरता, उसमें सौम्यता, वो भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्या कुछ उसके बारे में किया जा रहा है, उन लोगों के लिए जो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी स्वयं की रक्षा के लिए, उनके परिवारों की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस समय जो पंचायत चुनावों की बात करें हम लोग, जो इस समय बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर पुलिस किस तरीके से एक अच्छे तरीके से मतदान, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा उत्सव का काम करता है, वहाँ कैसे काम कर रही है, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो उपस्थित है महाशय, आपका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमान अशोक कुमार गुप्ता जी, आप उप महानिरीक्षक पुलिस हैं, आयोजन एवं कल्याण विभाग, पुलिस मुख्यालय। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत। थैंक यू। सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सन 1991 से अशोक जी पुलिस व्यवस्था में है, पुलिस विभाग में है। शुरुआत आपने की थी DYSP के तौर पे, फिर एडिशनल SP रहे, SP रहे, और 2019 से आप DIG के पद पर पुलिस वेलफेयर, एक तरीके से प्लानिंग एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और ये 1991 से पहले जो कॉलेज एजुकेशन में एज अ लेक्चरर जो आप पढ़ाया करते थे, शायद लगता है कि एक बार फिर से 30 साल में ये चीज़ वापस से निकल के सामने आई है, जब वेलफेयर का डिपार्टमेंट अशोक जी आपको मिला है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, कानून व्यवस्था जो राज्य की बात है, और राज्य में कानून जब होता है, कानून का शासन होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई ये लॉ, रूल ऑफ लॉ है, तो ये रूल ऑफ लॉ कितनी बेहतरी के साथ में चल रहा है, जो लोगों को पसंद भी आ रहा है, उसके कुछ छोटे छोटे पैमाने आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पुलिस जो है वो राज्य का विषय होता है जी, और राज्य पर डिपेंड करता है कि वहाँ की पुलिसिंग कैसी होगी, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी होगी। यदि मैं बात करूँ पूरे भारत के एक दृष्टिकोण पर लेते हैं तो राजस्थान राज्य बहुत बेहतर स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है, और राजस्थान की पुलिसिंग एक बेस्ट पुलिसिंग मानी जा सकती है। लेकिन मैं इसका एक पहलू और बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ऐसा है कि ये वहाँ की जनता पर डिपेंड करता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी होगी, समाज पर डिपेंड करता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी होगी। तो जैसा समाज होगा, जैसी वहाँ की व्यवस्था होगी, जैसी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, जैसे लोग होंगे, वैसा ही समाज, पुलिस में लोग समाज से ही आते हैं। ठीक बात, एग्जैक्टली। तो पुलिस में जैसे लोग, जैसा समाज होगा वैसे लोग पुलिस में आएंगे। लेकिन मैं ये दावे से आपको कह सकता हूँ कि राजस्थान की पुलिस बहुत बेहतर है, और कानून व्यवस्था के लिहाज से राजस्थान बहुत अच्छे स्टेट्स में गिना जा सकता है। इस समय जो कि हमने चुनाव की बात की, जो इस समय होने वाले हैं, कई जो पंचायत चुनाव की बात करें या उपचुनावों की बात करें, तो अभी कुछ ऐसी विशेष तैयारियां जो एक आगे के कदमों के लिए, जिस तरह से EVM मशीन जब आई थी, उन्होंने एक माइलस्टोन रखा, तो क्या मतदान में भी हर बार कुछ ऐसी विशेष तैयारियां की जाती हैं जिसके कारण से अगले चुनावों के लिए हमारी, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो 2024, 2025 जिस तरीके से चीज़ें बदलाव लगातार हो रहे हैं, तो क्या इस व्यवस्था में भी, चुनावों के साथ साथ में भी हम कुछ बदलाव देखने वाले हैं? हर बार चुनाव में कुछ ना कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, और पर्टिकुलरली चुनाव आयोग इसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है। जैसे उन्होंने पोर्टल शुरू किया कि कोई व्यक्ति उस पोर्टल पे जाकर के अपनी शिकायत करेगा, उसका समाधान होगा। इलेक्शन कमीशन खुद उसको मॉनिटर करता है उस पोर्टल को,
ऑब्जर्वर्स भेजना। जी। पहले बाई इलेक्शन में ऑब्जर्वर्स नहीं भेजते थे, बाई इलेक्शंस में भी ऑब्जर्वर्स आना शुरू हो गए हैं। तो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी कुछ बदलाव होता है। कोरोना की वजह से मतदान का समय बढ़ाना, इसी तरह से जो कैंपेनिंग है उसके टाइम तय करना। और मैं आपको कहूँगा कि जैसे राजस्थान में भी कई बार बहुत पुराने समय में ऐसा होता था कि मत पेटियां लूट ली गई और ये हो गया, कुछ इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं, फायरिंग की घटनाएं मतदान केंद्र के बाहर। लेकिन आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से, अभी राजस्थान में कई फेजेज में पंचायत चुनाव बिल्कुल बिल्कुल हुए। उन पंचायत चुनाव में आप देखें कि वायलेंस की एक वारदात भी नहीं हुई, एक घटना भी नहीं हुई। तो धीरे धीरे पुलिस के प्रति विश्वास भी लोगों का बढ़ा है, लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ा है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किया है, और राजस्थान की पुलिस का काम तो इस मायने में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और मैं पता नहीं आपकी क्या इस बारे में क्या फीलिंग्स हैं, मुझे नहीं पता आपकी क्या भावना है, लेकिन नो डाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए राजस्थान की पुलिस तत्पर है, करती है, करती रहेगी। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग देखिए जिस तरह से कहते हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, और जिस तरीके से अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कुछ परीक्षाओं वगैरह के, और जिस तरीके से जिस मुस्तैदी के साथ में काम किया गया आज भी हम लोगों ने देखा है, उसके बारे में बहुत सारी खबरें सुनने को आ रही हैं। तो इसलिए पता भी लगता है कि हम लोग जब देखते हैं कि रात को कभी निकल रहे हैं तो कभी रात को 12 बजे, कभी रात को 1 बजे, 2 बजे कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी कहीं सड़कों पर निकलती हुई दिख रही है, तो उससे मालूम भी चलता है कि हाँ, हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। अशोक जी, जयपुर एक शांति प्रिय शहर के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है, जहां हम देखते हैं कि मंदिरों का एक शहर है, एक छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। तो लोगों में आपसी सौहार्द की भावना हमेशा के लिए बनी रहे, किसी न किसी तौर पे उनमें प्रेम और सामंजस्य बना रहे। ऐसे में पुलिस अपराधियों के इतर जाकर के लोगों के बीच में आपस में सामाजिक सहयोग के लिए भी क्या कुछ इस तरीके के प्रावधान कर रही है, घटना हो नहीं उससे पहले? आप देखिए कि आप जयपुर शहर की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। जयपुर शहर में आपको ध्यान होगा 89 और 92 में बड़े काफ़ी ज़बरदस्त दंगे यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम राइट्स और कम्युनल राइट्स हुए थे। काफ़ी लोगों यहाँ पर डेथ्स हुई थी और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ठीक था। बात है। लेकिन आप देखेंगे 92 के बाद में जयपुर शहर में कभी कोई सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना, बड़ी घटना कोई नहीं हुई। छुटपुट घटनाएं कभी कोई छोटा मोटा होता है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक बड़ी घटना या कर्फ्यू जैसी नौबत या कोई धारा 144 एनफोर्स करने वाली नौबत जयपुर में नहीं आई है। और राजस्थान पुलिस इसके लिए, मैं खुद, आप जो राजस्थान जयपुर का जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, जो रामगंज कह सकते हैं, सुभाष चौक एरिया कह सकते हैं, या आप चांदपोल का एरिया कह सकते हैं, उस एरिया का डीसीपी मैं रहा हूँ। मैं 2014 में वहाँ उस एरिया का डीसीपी हूँ। तो मैंने वहाँ देखा है नज़दीक से लोगों को, आपस में लोग जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। और आम जन ये इन दंगों में और इनमें विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कुछ तत्व सब तरफ होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, लेकिन आम जन और हमारी पुलिस लगातार ऐसे संपर्क में रहती है। इन लोगों को लगातार बैठाना, लगातार इनके आपस में बातचीत कराना। हमारी जो CLGs हैं बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। और राजस्थान में मैं ये कहूँगा कि ये जो जितने कम्युनली सेंसिटिव एरिया जयपुर के हैं, वहाँ की CLG जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंटास्टिक। आपने ये जो CLG की बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में और विशेष रूप से दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत सारी बार गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है CLG, लोग देखते भी होंगे, लेकिन शायद सबको ये CLG क्या होता है, इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अर्थ में क्या है, और कॉलोनीज के अर्थ में विकास समितियां वहाँ क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लगभग राजस्थान पुलिस में लगभग 20-25 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप जी, कि समाज के लोगों को आगे ला करके और वो लोग पुलिस को सहयोग करें। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ जिले की, जब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा था, जो सबसे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ बड़े उससे खूबसूरती के साथ रह रहे हैं, उस इलाके की मैं बात करूँगा। आज वहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी धार्मिक फंक्शन होता है, रामनवमी होती है या मुहर्रम का जुलूस है या 12 वफात का जुलूस है, आप देखिए कि जितनी पुलिस फोर्स वहाँ पे लगती है, मान लीजिए 500 की पुलिस फोर्स लगती है, तो 1000 आदमी वॉलंटियर हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से वो साथ में काम करता है। बहुत बेहतर। और इससे ये सारा जो सौहार्द है ये बना हुआ है।
अब लोग आगे आके काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, इतना जबरदस्त उत्साह रहता है लोगों में। मैंने देखा है, खुद ने स्वयं ने महसूस बिल्कुल किया ठीक बात है, अनुभव कि लोगों में बहुत उत्साह रहता है काम करने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि कुछ भी, कोई भी किसी तरह के असामाजिक तत्व इन कार्यक्रमों में उपद्रव नहीं कर सके। ठीक बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत अच्छी चीज़ है कि किस तरीके से हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, आपस में जो प्रेम है वो प्रेम बना रहे और प्रेम की गंगा जो है वो लगातार बहती रहे। इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वेलफेयर की बात करते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वहाँ पर जब आप जाते हैं आपको नहीं पता होता कि आपका वीकेंड कब आएगा, सैटरडे क्या होता है, संडे क्या होता है। छुट्टियां जब हुई कि 10 दिन की छुट्टियों पर हम शिलोंग घूमने जा रहे हैं, मनाली घूमने जा रहे हैं, और आपको पता लगा कि एक दिन पहले ही एक मैसेज आता है कि वहाँ एक घटना हुई, आप चले जाइए। पूरा का पूरी योजना जो वो धरी की धरी रह जाती है। आप कब घर आ रहे हैं, कब घर नहीं जा रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में जो घर में जो लोग हैं, चाहे वो पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके साथ में डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन या उनको कुछ उत्साह देना, प्रोत्साहन करना, वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, आपने बड़ी ये बात जो कही कि परिवार के साथ कई बार आप जा रहे हैं, कई पुलिस की ड्यूटी इस तरह की होती है। जब मैं खुद इसका अनुभव रखता हूँ, कम से कम 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कभी हमने संडे को विद फैमिली सिनेमा जाने का मूड बनाया, चले गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि 3 बार तो मैं बीच में उठ के आया हूँ कि बच्चों को वहीं छोड़ दिया कि आप देखिए, हम तो दूसरी पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो ये कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वेलफेयर की जो आपने बात की, तो मैं जैसे अभी DIG जिस ब्रांच को मैं डील करता हूँ अभी, वेलफेयर ब्रांच को, बहुत हम लोग इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कैसे पुलिसकर्मियों का हम कैसे वेलफेयर करें। हमारे पास कई तरह के फंड्स हैं, सरकार उनमें कंट्रीब्यूट करती है, हमारे जवान भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वेलफेयर फंड है, बेनवोलेंट फंड है, वेलफेयर ट्रस्ट है, पुलिस डेवलपमेंट फंड है। तो हम जैसे हमने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कि जैसे किसी पुलिस वाले का बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, मेरिट होल्डर है, तो हम उसको हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप देते हैं, और अच्छी खासी स्कॉलरशिप देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम कोई फॉर्मेलिटी करते हो कि 100 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे, ऐसा नहीं है। यदि बच्चा अच्छा कर रहा है तो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये तक स्कॉलरशिप हम उसको देते हैं। तो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे कोई मान लीजिए हमारा पुलिसकर्मी या उसका परिवार का कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमार है, उसको पैसे की आवश्यकता है, तो हम लोन देते हैं जिसपे कोई हम इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। आप देखेंगे कोरोना में हमारे जो 60 जवान शहीद हुए, और लेकिन हमने, सरकार ने उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा। जो लोग कोरोना ड्यूटी करते हुए और कोरोना की वजह से जिन पुलिसकर्मियों की डेथ हुई, उनको 70 लाख रुपए प्रति परिवार सरकार दे रही। बहुत बड़ी बात है। तो हमने लगभग अभी तक 10 करोड़ रुपया और उन परिवारों को हमने अभी तक दिया है, और हमारे प्रोसेस में है, ये सरकार की तरफ से सहयोग है। तो वेलफेयर की दृष्टि से तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारे जवान का वेलफेयर। हमने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चला रखी है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। राजस्थान पुलिस में जैसे कई बार वर्कलोड की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, हम उसको भी मॉनिटर बैलेंस किस तरीके से किया उनको भी मॉनिटर करते हैं। हमारे कैंप साहब, अभी देखा होगा आपने, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जयपुर में बड़ा स्वास्थ्य के लिए बड़ा कैंप लगा, सारे जवानों का वहाँ पर वो बनाया गया, एक पूरी विश्लेषण किया गया कि उनमें क्या बीमारियां हैं, क्या नहीं है, उनका क्या निदान हो सकता है। ये लगातार हमारे चलता रहता है। बहुत सुंदर बात है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि जब हम बात करते हैं तंदुरुस्ती की, तो तंदुरुस्ती अपनी जगह है, लेकिन मन दुरुस्ती आपकी कैसी है, और आपकी तंदुरुस्ती, आपकी मन दुरुस्ती, उसके साथ साथ में अपने घर परिवार में आपकी धन दुरुस्ती, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं, यानी कि तीनों देवियाँ, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके पास में रहे, तो फिर एक तरीके से महादेव का हमारे पास आशीर्वाद बना रहता है। अशोक जी, साथ साथ में ये कि वो जो सॉफ्टन इमेज की बात है वो लोगों तक भी पहुंचे। हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आजकल चौराहों पर एक चलन चल पड़ा है कि भाई गुलाब का फूल देना, और उसके ज़रिए लोगों को अपना एहसास कराना कि हम वैसे नहीं हैं। जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि गणित के मास्टर जी हाथ में डंडा है, अब तो गणित के मास्टर जी भी वैसे नहीं रहे, अब वो भी सौम्य है। मैडम आती हैं तो शांति से ही पढ़ाती हैं बच्चों को। ठीक वैसे ही पुलिस की इमेज में लोगों के नज़रिए से क्या कुछ आपने उनके अनुभव से देखा? डर तो नहीं है,
थानों में जाने पे करे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा? देखिए, मैं आपने जो जैसा मुझे परिचय में बताया मेरे जी। कि मैं कॉलेज में व्याख्याता रहा हूँ पहले, मैं आपको सच कहूँ कि मैं उस समय पुलिस का बहुत बड़ा आलोचक था। अच्छा। जब मैं पुलिस की नौकरी में नहीं आया था, नहीं थे। मैं लेक्चरर था, तो मैं बड़ा आलोचक था। जी। मैंने कभी पुलिस से कभी वास्ता नहीं पड़ा, कभी पुलिस के पास मुझे काम नहीं पड़ा, कभी थाने में जाने का काम नहीं पड़ा जी था। जी जी जी। लेकिन पता नहीं क्यों मन में ऐसा था कि पुलिस खराब होती है, पुलिस वाले खराब होते हैं। ये बड़ी एक इमेज बनी हुई थी। एक इमेज ऐसी बनी हुई थी। और जब मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तब मैंने सोचा कि मैं कैसे पुलिस का जॉब कर पाऊंगा। यहाँ तो गालियाँ देनी पड़ती हैं, यहाँ तो और नॉन वेज भी लेना पड़ता है, यहाँ तो मतलब हर तरह की बुराइयां सिस्टम में होती हैं। तो मैं बड़ा विचलित था कि जाकर के मैं कैसे इस एडजस्ट करूँगा अपने आप को, ठीक बात है। मेरे स्वभाव से। लेकिन मैं आज 30 वर्ष की सेवा करने के बाद मैं आज कह सकता हूँ दावे से कि पुलिस जैसा बाहर दिखती है वैसा नहीं है, अंदर वैसा नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है। कभी मैंने आज तक एक शब्द गाली का नहीं निकाला, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी। लोग ये सोचते हैं कि पुलिस में गाली तो बहुत जरूरी है, गाली नहीं देगा तो पुलिस वाला हो नहीं सकता, बिना चिल्लाए बात नहीं करेगा, बिना चिल्लाए ऐसा कोई होगा। ऐसा नहीं है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारा राजस्थान का समाज, मारवाड़ी समाज बहुत सॉफ्टन समाज। बिल्कुल ठीक बात। तभी आप देखिए संसार में हर जगह जहां जाओगे वहां मारवाड़ी मिलेगा आपको। बिल्कुल, कहते ही है ना कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी बैठे वहां मारवाड़ी। तो पूरे आज संसार में यदि मारवाड़ी की कोई सबसे बड़ी बात है तो वो उसकी जुबान है। जुबान है, बिल्कुल ठीक बात। वो जुबान से कमा के खा रहा है। मीठी जुबान है उसकी। हाँ, मीठी जुबान से कमा के खा रहा है। अब मेहनत कश व्यक्ति, मेहनत कश व्यक्ति है। तो वो मीठी जुबान राजस्थान पुलिस की भी है। लेकिन ये बात सही है कि तरह तरह के नमूने हर जगह होते हैं। ये मैं उसको नहीं कहता। हर जगह सिस्टम में खराबियां भी हैं, ब्लैक शीप हमारे यहाँ भी हैं, उनको निकालने की कोशिश भी होती है। लेकिन मैं इन जनरल आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छा व्यवहार, हम इसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, हम ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छा व्यवहार कैसे हो, बढ़िया व्यवहार कैसे हो। मेरा पर्सनल मैं बताता हूँ कि मेरे पास से कोई व्यक्ति मिलकर के, कोई पीड़ित व्यक्ति आता है, कोई शिकायत लेके आता है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे से मिलने के बाद वो ये नहीं कहेगा, उसकी पुलिस के प्रति धारणा बदलेगी, और जरूर बदलेगी। बहुत ये चीज़ अगर हमें हर पुलिस वाले में दिखे, अगर किसी आमजन को, कि मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद में आपको लगे अच्छा मैं ये पुलिस वाले से बात कर रहा था, ये सिविलियन ड्रेस में था लेकिन ये पुलिस वाले हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वर्दी के रंग से व्यवहार के रंग में परिवर्तन आ जाए, इससे बेहतर तो कुछ दूसरा चीज़ हो ही नहीं सकती। अशोक जी, इसमें एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा एड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि ताले जो होते हैं वो चोरों के लिए हुआ करते हैं, चोरों के लिए नहीं हुआ करते हैं, हमारे परिजनों के लिए हुआ करते हैं कि भाई कोई आया है घर पे तो उसको मालूम चल गया कि ताला लग रहा है, इसका मतलब आप घर पे नहीं है। कहते हैं कि चोरों के लिए ताले नहीं हुआ करते हैं। ऐसे में व्यक्ति कैसे अपने आप में भरोसा करे, जो कि हमने 10 दिन की बात की कि हम घूमने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कि भाई आजकल ये चीज़ आ जाती है कि आपने अगर गार्ड को बता दिया, नहीं गार्ड को नहीं बताना, गार्ड को बता दिया तो वो कहीं और कुछ गड़बड़ नहीं कर दे, हमें किसी को भी नहीं बताना। अब किसी को भी नहीं बताना, ऐसे में पुलिस उस घर की व्यवस्था कैसे करेगी? देखिए, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ इसमें कि पुलिस की जो नफरी, जो आई कैन से कि जो जितनी संख्या है जी, वो संख्या जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में कम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में भी कम है, पूरे इंडिया में भी। जो एक नॉर्म्स हैं, ठीक है, यूएन के नॉर्म्स जिसको हम कह सकते हैं, वो नॉर्म्स थोड़े बड़े नॉर्म्स हैं, उसके लिहाज से पुलिस की नफरी, पुलिस की संख्या थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि यदि आप बता के जाते हैं, थाने में आप बता के जाएंगे, आप कंट्रोल रूम में बता के जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर की सुरक्षा अतिरिक्त रूप से की जाएगी, ये तय बात है। तो आप बता सकते हैं, निसंकोच थाने को बता सकते हैं। आपको किसी और से, गार्ड से डर लगता है बताने में, किसी और पड़ोसी को बताने में डर लगता है कि मैं जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप पुलिस से मत डरिए, पुलिस के पास आइए, बताइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है कि भाई ये चीज़ें लोगों को करनी चाहिए, हम लोगों को सामान्य जनजीवन में करनी चाहिए, कि और इससे एक संपर्क भी बनेगा, ये भी पता लगेगा कि आपके पड़ोस का पुलिस स्टेशन है कहाँ पर,
थाना कहाँ है, हमें ये तो पता रहता है कि 20 किलोमीटर दूर का सिनेमा हॉल कहाँ पर है, शॉपिंग स्टोर कहाँ पर है, लेकिन आपके क्षेत्र का पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन कहाँ है, क्या ये हमें पता है? नहीं पता है तो पता कीजिए, कौन बैठे हैं वहाँ पर, उनसे जाकर के मिलिए। ये काम सारे के सारे हम लोगों को मिलकर के करने पड़ेंगे। चूँकि आप 1991 में पुलिस सर्विस में आए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जाना चाहते होंगे। उनको उत्साहवर्धन देने के लिए कि पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि आपने नफरी की बात की कि कम है, अब कम है तो उसे बढ़ाया कैसे जाए, बढ़ाने के लिए आप लोग उस तरीके की वैकेंसी ज़्यादा निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, या लोग जो हैं वो अप्लाई कितने कर रहे हैं, कितनी संख्या में, जितनी संख्या में आप चाहते हैं उतनी संख्या में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अप्लाई तो बहुत लोग करते हैं आजकल। खैर इसमें अप्लाई, अभी जैसे हमारे 5000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होने जा रही है, अभी जल्दी होने जा रही है, जल्दी उसकी वैकेंसीज निकलेंगी। पिछली बार भी लगभग इतनी ही वैकेंसीज निकली थी, तो लगभग 8-10 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। तो पुलिस में आने के इच्छुक तो बहुत लोग हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पुलिस में लोग आना नहीं चाहते, बहुत आना चाहते हैं। और लेकिन मैं आने वालों से बस इतनी अपेक्षा करूँगा कि सेवा भाव से आएँ। उनके दिमाग में एक होता क्या है कि हमारी जो कांस्टेबलरी है नीचे के लेवल पे, उसमें अधिकांश गरीब और मध्यम परिवार के लोग आते हैं। मैं जब हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, राजस्थान पुलिस अकादमी वगैरह, मैं वहाँ भी जाता रहता हूँ और मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो मैं वहाँ एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि हमारा जो कांस्टेबल है वो गरीब और मध्यम परिवार से आता है। बिल्कुल ठीक। और नौकरी में आने के बाद मैं ये कहता हूँ कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आप कम से कम गरीब और मध्यम के प्रति, उनके प्रति अपना जो व्यवहार है और अपनी जो एक सोच है, उसको कम से कम उनके प्रति सहानुभूति जरूर रखिए। उनके प्रति सहानुभूति जरूर रखिए। आप देखिए कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, कम से कम हम उनका तो सम्मान करें। बिल्कुल ठीक। पैसे वाले का तो सम्मान हर कोई कर देता है, ठीक है, उसकी जेब में कितना है उसके हिसाब से कर लेता है। हाँ, उसके हिसाब से कर लेता है। तो पैसे वाले का सम्मान तो हर कोई करता है। गरीब का सम्मान करना, जब आप गरीब परिवार से आए हैं तो गरीब का सम्मान क्यों नहीं कर सकते आप? ठीक बात है। और वो भी आप जानते हैं, हम लोग आजकल देख रहे हैं सरकार की योजनाओं में भी जिस तरीके से चीज़ें आती हैं कि अंत्योदय की बात आती है, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है कतार में, अंतिम व्यक्ति है, तो आप जब उसी बैकग्राउंड से आए हैं फिर भी हम ये नहीं करेंगे तो ये ज़रा गलत हो जाएगा। एक टची पॉइंट है। मैं उनके दिल के करीब जाने की कोशिश करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं कई बार उसमें सफल होता हूँ। नहीं, ये स्पष्ट चिकित्सा भी होती है कि आप छू लिए आपने, और अगर स्पष्ट नहीं की कर पाए, जो कि कोरोना का दौर चल रहा था, आप स्पष्ट नहीं कर सकते थे, तो भी आपने उनके मन को छू लिया। तो ये मन को छूना शायद ये पुण्य के काम होते हैं कि कोई आपको याद रखेगा कि भाई उस व्यक्ति ने उस समय ऐसा हमारे बच्चों के लिए किया, या हमारे घर पे आके हमें प्रेम के 2 शब्द जो है वो कह दिए। एक टची पॉइंट बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे परिवार में जब हम आज बात करते हैं कि साल में 2 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, यानी कि माँ को, आदि शक्ति को हम बहुत महत्व दिया जाता है। नारी शक्ति के बारे में बहुत यत्र नारेस्तु पूजन्ते की बात की जाती है। ये एक टची पॉइंट ऐसा है कि महिला के साथ में कोई भी छेड़छाड़ कभी भी किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। वो शक्ति है और उसी शक्ति के साथ में दुर्व्यवहार कभी अपेक्षित नहीं होता, और अगर होता है तो उसके बारे में कड़ाई के साथ में, जितनी अधिक शक्ति के साथ में हम बात कर सकते हैं वो करनी चाहिए। थोड़ा वो हमारे दर्शकों को भाई। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून बहुत बना दिए, कानूनों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, पुलिस कितने प्रभावी तरीके से उनको इस्तेमाल करती है कानूनों को, और जनता की क्या सोच है। हमारे समाज में और जो हमारा शास्त्र है और जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें तो नारी के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। लोष्टवस्त मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत। मैं तो कहता हूँ इस एक सेंटेंस को सब लोग समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझें, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझें, तो फिर सब चीज़ें समाप्त हैं। फिर तो कुछ नहीं। आप अभी देखेंगे, जैसे आपने ये जो इसकी बात करी महिला सुरक्षा की, तो अभी जयपुर में ही एक केस बड़ा चर्चित हुआ कि जिसमें पुलिस ने जिस व्यक्ति ने छेड़छाड़ की, लड़की के साथ में बलात्कार का प्रयास किया, उस व्यक्ति को 5 घंटे में अरेस्ट किया, 24 घंटे में उसका चालान पेश कर दिया और 10 दिन में उसको 10 साल की सजा हो गई। ये पुलिस का ही काम है। दिन रात काम करके, छुट्टी के दिन संडे को हमारी जो FSL है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, संडे को खोल करके उन्होंने DNA रिपोर्ट दी, कोर्ट में वो प्रोड्यूस हुई और कोर्ट ने भी उसको ट्रायल करके, जहाँ एक कहता है साहब ट्रायल बहुत धीमी चलती हैं, तो ये ऐसे केस उदाहरण बनते हैं, ये ऐसे मुकदमे उदाहरण बनते हैं। ये समाज में
ये मैसेज जाता है कि नहीं नहीं, सिस्टम है, कानून है, काम कर रहा है और काम कर रहा है और exactly, इफेक्टिवली काम कर रहा है। और ये बड़ी, हालांकि लोग बाग बोलने वाले ये जरूर कह सकते हैं कि नहीं वो तो एक ही था, अभी हजारों पड़े हुए हैं, आपने दिखाने के लिए कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो एक आपने जो बात की कि उदाहरण बनता है, वो बहुत सारे और लोगों को जो है वो प्रेरणा देता है। और फिर किसी को नहीं पता ना कि किसका राम कब जग जाएगा। जिस दिन उसका राम जग जाएगा वो अपना काम और अधिक ईमानदारी से करने लग जाएगा। तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ये समाज अपने आप सामाजिक व्यवस्था में उसी ताने बाने में मधुरता के साथ में जुड़ता है, तो सारी की सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से हो जाती हैं। इस एक लास्ट पॉइंट पे हम लोग इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहेंगे अशोक जी, चूँकि हमने बात की है पुलिस वेलफेयर की बात की हमने। एक जासूस जो होता है, जैसे IR कहा जाता है, आज के समय में आपके यहाँ मुखबिर भी होता है, ये जो कैमरा लग रहा है, थर्ड आई एक तरीके से, क्या ये एक बेहतर जासूस की व्यवस्था निभा पा रहा है? और इसके लिए लोगों से सहयोग, लोगों में, क्या घरों में, कॉलोनीज में पुलिस खुद से कैमरा भी लगवाती हैं या फिर लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, विकास समितियां ही जिम्मेदार हैं? CCTV कैमरे की बात जी, देखिए, CCTV कैमरा मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से पुलिस का बड़ा विकल्प है जी, अच्छा विकल्प है। मुझे सौभाग्य मिला अभी सिंगापुर में एक ट्रेनिंग में जाने का, राजस्थान की तरफ से। जी, जी। मैं 1 सप्ताह की ट्रेनिंग में सिंगापुर गया। तो जब हम वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे और होटल में गए और सुबह हमारी जहाँ ट्रेनिंग होनी थी वहाँ जब हम गए तो जाते ही हमसे एक सवाल पूछा गया कि आपने जब आपको इस सिंगापुर शहर में आए हुए लगभग 18 घंटे हो गए, आपने कहीं सड़क पर वर्दी में पुलिस देखी? तो फिर हमें उस समय तक कल्पना नहीं थी, तो हमने वो वापस दृश्य को रिक्रिएट किया कि हम जब उतरे थे कहीं, तो हमने कहा नहीं, हमने एक भी आदमी वर्दी में कहीं नहीं देखा। तो आपने कहीं अव्यवस्था देखी कि कहीं ट्रैफिक की अव्यवस्था हो, कहीं कोई और अव्यवस्था हो, कहीं कानून व्यवस्था खराब हो रही हो, कहीं लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? हमने कहा नहीं। तो बोले कमाल किसका है? टेक्नोलॉजी का। पूरा सिंगापुर शहर CCTV कैमरों से अटा पड़ा है और वहाँ वो कैमरे एक तरह से ऐसी जासूसी करते हैं कि आपने छोटा सा कोई अपराध किया नहीं और आपको तुरंत, जुर्माने वहाँ बड़े ज़बरदस्त हैं। 25-25 हज़ार रुपये, यदि इंडियन करेंसी में बात करें, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये के जुर्माने, जो आपने यदि गलत पार्किंग कर दिया, ये कर दिया, तो उसके लिए जुर्माना है। तो CCTV कैमरा बहुत बड़ा वो एक विकल्प है, पुलिस सिस्टम का बड़ा विकल्प है। हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, हम लोग दे रहे हैं। अब तो हम थानों में भी CCTV कैमरे लगा रहे हैं। लगभग 20 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किए हैं सरकार ने, और 20 करोड़ रुपए से हम थानों में भी CCTV कैमरे लगा रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। यानी कि ये चीज़ जो है किसी न किसी तौर पे कि हम आपसी सहयोग वाली बात है कि आपके अंदर का भी एक पुलिस, आप पुलिस की व्यवस्था में नहीं है, आप नौकरी में नहीं है, लेकिन आप भी समाज के लिए सुरक्षा का कोई तो इंतजाम कर सकते हैं, कोई तो काम कर सकते हैं। घर पे बहुत बढ़िया व्हीकल लेकर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पेंट करवा रहे हैं, थोड़ा सा खर्चा वहाँ भी करिए अपनी गली के लिए, वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी थोड़ी हम भी निभाएं और मिल करके ये काम करें। आपका बहुत धन्यवाद अशोक जी कार्यक्रम में पधारने के लिए, और इतनी सभी जानकारियाँ, जो बहुत वर्सेटाइल जानकारी, आज की डाइवर्सिफाइड जानकारी आज के कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को मिली है। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू।